साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग छठवीं बीपीएससी की जो प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है और जो आगामी बिहार संबंधित परीक्षा होने हैं, उनके लिए बिहार स्पेशल के तहत जो घटना चक्र का बिहार तथ्यसार 2021 है, इसके को देख रहे हैं और इसमें विभिन्न सेक्शन में जो इतिहास के संबंध में चीज़ों को कवर किया गया है। तो यहाँ पर हम लोग बिहार के इतिहास के अंतर्गत आज के वीडियो में मध्यकालीन इतिहास के बारे में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपना सहयोग दें। अब आते हैं हम लोग मुद्दे पे। तो यहाँ पर हम लोग मध्यकालीन इतिहास के बारे में देखेंगे और उन्हीं बिंदुओं पे ज़्यादा ध्यान देंगे जो बिहार से संबंधित हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बिहार में इस्लामिक सत्ता के प्रवेश के संदर्भ में। तो यहाँ पे इस्लामिक सत्ता का प्रवेश कैसे होता है? तो बख्तियार खिलजी ने 1193 में ईस्वी से 1206 ईस्वी के मध्य में मध्य बिहार व बंगाल पर आक्रमण कर विजित किया, क्योंकि उस समय क्या था, बिहार जो है बंगाल के अंतर्गत ही था। तो इसको विजित करता है और वह जो बख्तियार खिलजी था, यह कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था, सैन्य कमांडर था। और बख्तियार खिलजी की जो मृत्यु है वो 1206 में होती है। तो इस प्रकार से बख्तियार खिलजी के द्वारा यहाँ पर इस्लामिक सत्ता का प्रवेश कराया जाता है। 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बिहार पर आक्रमण किया था। ठीक है, 1225 में इल्तुतमिश जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद शासक बनता है। उसने 1225 में यहाँ पर आक्रमण किया। इल्तुतमिश ने मलिक जानी को बिहार में अपना पहला सूबेदार नियुक्त किया। तो यह पूछा जाता है कि इल्तुतमिश ने किसे अपना पहला सूबेदार बिहार में नियुक्त किया था? तो मलिक जानी नाम है इनका, तो याद रखिएगा। अगला है इसी में, बिहार पर तुर्कों का वर्चस्व जो है वो 1324 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक के आक्रमण के बाद यहाँ पर कायम होता है। बिहार के तिरहुत क्षेत्र का भी जो विलय है वो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में किया गया और इसका नाम बदल करके तिरहुत क्षेत्र का तुगलकपुर रखा गया। तो याद रखिएगा, तुगलक तिरहुत का नाम तुगलकपुर कौन करता है? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया जाता है। और 1398 से 99 ईस्वी में तैमूर के आक्रमण ने दिल्ली सल्तनत को व्यापक क्षति पहुंचाई। इसके परिणाम स्वरूप बिहार में वर्चस्व के लिए जौनपुर और बंगाल के शासकों में प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाती है। आगे चल करके 1495-96 ईस्वी के आसपास सिकंदर लोदी ने दरिया खां नुहानी को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया। तो यह भी पूछा जा सकता है कि सिकंदर लोदी ने बिहार में अपना राज्यपाल किसे नियुक्त किया था? तो दरिया खां नुहानी को। इसके बाद 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत के युद्ध में, तो याद रखिएगा पानीपत का युद्ध कब होता है? 1526 में, और यह बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य में होता है। और बाबर इस युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त करता है और इस युद्ध में पराजय के बाद जो है दरिया खां के पुत्र बहार खां को बिहार में स्वतंत्र रियासत बिहार में क्या करता है, वो स्वतंत्र रियासत की घोषणा करता है। तो याद रखिएगा, बिहार में स्वतंत्र रियासत की घोषणा पानीपत के युद्ध के बाद कौन करता है? तो दरिया खां का पुत्र बहार खां के द्वारा ऐसा किया जाता है। अब थोड़ा सा शेरशाह के बारे में बात करें तो शेरशाह का जो जन्म होता है ये 1472 ईस्वी में होता है और कुछ विद्वान जो हैं वो 1486 भी मानते हैं। इनके बचपन का नाम फरीद था, इनके पिता का नाम हसन खां था जो सासाराम के जागीरदार थे, और इनकी जो शिक्षा होती है वो जौनपुर में होती है। जो बहार खां जिसने बिहार में स्वतंत्र रियासत की घोषणा की थी और जो कि दरिया खां का पुत्र था, ये मोहम्मद शाह का जो नाम शेर खां जो उपाधि है, या फरीद की जो उपाधि शेर खां है, यह उपाधि बहार खां के लोहानी के द्वारा फरीद खां को या फरीद को दी जाती है। आगे चल करके मोहम्मद शाह, बहार खां लोहानी का ही नाम था मोहम्मद शाह, तो मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु के बाद उनकी जो विधवा पत्नी दूदू बेगम थी, उनसे जो है शेर खां विवाह कर लेता है। और 1529 ईस्वी में महमूद लोदी की तरफ से यह शेरशाह सूरी जो है घाघरा के युद्ध में भाग लेता है। तो याद रखिए घाघरा का युद्ध कब होता है? 1529 में होता है। और फिर 1529 ईस्वी में बंगाल के नुसरत शाह को पराजित कर हजरत ए आला, कौन सी उपाधि है? हजरत आला की उपाधि धारण करता है। तो याद रखिएगा 1529 ईस्वी में बंगाल के नुसरत शाह को पराजित करने के बाद शेर शाह की जो उपाधि धारण करता है वो हजरत आला की है। इसके बाद 1530 ईस्वी में लार्ड मलिका कौन थी? ये चुनार के फौजदार ताज खां की विधवा थी। तो इनसे जो है यह विवाह करता है। इससे पहले भी शुरुआत में जो बहार खां लोहानी या मोहम्मद शाह था उसकी पत्नी से विवाह करता है और उसकी जो विधवा थी, और उसके बाद यहाँ पर भी लार्ड मलिका जो कि चुनार के फौजदार ताज खां की विधवा थी उनसे विवाह करता है। फिर आगे चल के 1534 ईस्वी में हुए सूरजगढ़ के युद्ध में बंगाल के महमूद शाह को ये पराजित करता है। तो याद रखिएगा सूरजगढ़ का युद्ध कब होता है? 1534 ईस्वी में।
फिर 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर शेरशाह की उपाधि धारण करता है। तो ये जो शेरशाह था, इसने शेरशाह की उपाधि कब धारण की? तो 1539 का जो चौसा का युद्ध होता है किसके मध्य में? शेरशाह और हुमायूं के मध्य में, जिसमें हुमायूं की पराजय होती है। यहाँ पर यह शेरशाह की उपाधि धारण करता है। तो यह भी याद रखेगा कि चौसा का युद्ध कब होता है? 1539 में होता है। आगे बढ़ते हैं। 1540 ईस्वी में कन्नौज के युद्ध को बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। तो 1540 ईस्वी में कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को परास्त करके जो शेरशाह सूरी है द्वितीय अफगान साम्राज्य और सूरवंश की स्थापना करता है। तो याद रखिएगा शेरशाह सूरी का वंश कौन सा था? सूरवंश की स्थापना इसके द्वारा किया जाता है। शूर है, सूर्य नहीं है। तो सूरवंश की स्थापना करता है। इसके बाद 1543 ईस्वी में रायसीन विजय कर वहां के शासक पूर्णमल को विश्वासघात से मार डाला और भीषण कत्लेआम कराया। यह जो पूरा घटनाक्रम है, यह शेरशाह के जो इनका जीवन वो रहा है उस पर एक कलंक है। इसके बाद 1544 ईस्वी में ये मेवाड़ की विजय करते हैं। 1544 ईस्वी में मेवाड़ की विजय करते हैं। फिर 1545 ईस्वी में कलिंजर अभियान में घायल होने के बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ कुछ चीज़ों को याद रखिएगा, जैसे कुछ जो महत्वपूर्ण युद्ध हैं। चौसा का युद्ध 1539 में होता है, 1539 में, जिसमें हुमायूं को ये पराजित करता है और शेरशाह की उपाधि धारण करता है। उसके बाद 1540 ईस्वी में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध होता है। कई बार क्या होता है, क्रम लगाने के लिए पूछ लेता है। तो याद रखिएगा चौसा का युद्ध 1539 है, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 में है, और इसमें भी हुमायूं को पराजित करता है और द्वितीय अफगान साम्राज्य और सूरवंश की स्थापना करता है। इसके बाद 1543 में रायसीन विजय करता है और 1544 में मेवाड़ की विजय और 1545 में कलिंजर की विजय अभियान करता है। इसी के बाद जो है इसकी मृत्यु होती है। अब इनके प्रशासन को देखें तो शेरशाह सूरी ने अपने साम्राज्य को सरकारों में विभाजित किया था। आरंभ में इसके जो साम्राज्य था ये 47 सरकारों में विभाजित थी, परंतु जब इसने बंगाल को विजय कर लिया तो उस बंगाल वाले क्षेत्र को इसने 16 सरकारों में विभाजित किया। तो कुल मिलाकर के इनके पास 63 सरकार, इनका जो साम्राज्य था 63 सरकारों में विभाजित था। और सरकार का जो प्रशासन था, उसका जो प्रशासक होता था उसे सिकदारन इस नाम से जाना जाता था, या मुंसिफान। तो दोनों याद रखिएगा, सिकदारन तथा मुंसिफान द्वारा चलाया जाता था सरकार का प्रशासन। और उसने भू राजस्व व्यवस्था हेतु मुख्यतः रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की थी। रैयत में क्या होता है कि जो है ग्राम को क्या माना जाता है, मतलब गांव के लोगों को जो है डायरेक्ट लिया जाता है, तो उन्हें रैयत कहा जाता है। ठीक है, तो रैयत वाली व्यवस्था यहाँ पर लागू की। और इसके अलावा इसने चांदी का रुपया चलाया था, तथा इसकी जो जीवनी है वो अब्बास खां सरवानी ने लिखी थी। तो याद रखिएगा, पूछा जाए शेरशाह सूरी की जीवनी किसने लिखी, तो अब्बास खां सरवानी के द्वारा लिखी गई। इसके बाद शेरशाह ने सासाराम बिहार के सासाराम में अपना मकबरा बनवाया था। और यह मकबरा जो है एक कृत्रिम झील के मध्य में अष्टकोणीय आकार में लाल बलुआ पत्थरों से बना है। तो याद रखिएगा शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, तो सासाराम में है। और इसके बाद, इसकी मृत्यु के बाद, इसका पुत्र जलाल खां इस्लाम शाह के नाम से शासक बनता है। और 1574 से 75 ईस्वी में बिहार में जो है पुनः मुगल साम्राज्य में मिल जाता है। तो याद रखिएगा 1574 से 75 ईस्वी में बिहार पुनः मुगल साम्राज्य में शामिल हो जाता है। उसके पहले इन लोगों का सूरवंश का यहाँ पर शासन रहता है। औरंगजेब ने अजीमुशान को बिहार का सूबेदार बनाया और उसने पटना का नाम अजीमाबाद कर दिया। तो याद रखिएगा पटना का नाम अजीमाबाद किसने किया था, तो औरंगजेब के द्वारा नियुक्त बिहार के सूबेदार अजीमुशान के द्वारा किया गया था। और यह भी पूछा जाता है कई बार कि वह कौन सा मुगल सम्राट था जिसका राज्याभिषेक पटना में हुआ। तो याद रखिएगा फर्रुखसियर का जो राज्याभिषेक होता है वो पटना में होता है। 1701 ईस्वी में औरंगजेब ने जो है मुर्शिद कुली खां को बंगाल, बिहार, उड़ीसा का सूबेदार नियुक्त किया। औरंगजेब की मृत्यु कब होती है, 1707 में होती है। तो 1701 में ये मुर्शिद कुली खां को बंगाल, बिहार, उड़ीसा, जो कि पहले एक ही में आता था, इसका सूबेदार नियुक्त करता है। और ये मुर्शिद कुली खां ने 1704 ईस्वी में बंगाल की राजधानी जो कि पहले ढाका थी उसे मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर देता है। तो याद रखिएगा कि ढाका से मुर्शिदाबाद राजधानी कौन स्थानांतरित करता है, तो मुर्शिद कुली खां के द्वारा किया जाता है। इसके बाद आगे एक युद्ध होता है गिरिया का युद्ध। गिरिया का जो युद्ध होता है आपका, ये 1740 से लेकर के 56 ईस्वी के बीच में होता है। तो इस युद्ध के बाद अलीवर्दी खां जो है वो नवाब बनता है और वह अंतिम शक्तिशाली नवाब था अलीवर्दी खां बंगाल का। इसके बाद 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला जो कि अलीवर्दी खां का नाती था वो बंगाल का नवाब बनता है 1756 में। और 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है।
जिसमें वह अंग्रेजों से हार जाता है। तो प्लासी का युद्ध बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य में होता है, जिसमें अंग्रेज जीतते हैं। और इसके बाद 28 जून 1757 को, मतलब प्लासी के युद्ध के बाद, जो बंगाल का नवाब बनता है, कौन बनता है? मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया जाता है। तो याद रखिएगा, प्लासी का युद्ध कब होता है? 1757 को। और बक्सर का युद्ध कब होता है? 1764 में। तो ये जो था आपका बिहार से संबंधित जो मध्यकालीन इतिहास रहा है, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जिनसे परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।